2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। कुसमी में लोग सर्दी से ठिठुरने लगे हैं। लोग ठंड से बचने के लिए जगह जगह अलाव जलाकर सर्दी से बचाव कर रहे हैं। कुसमी में अभी 2-4 दिन से ठंड काफी बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुरने लगे हैं। जगह जगह आज आग जलाकर ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुसमी के लोगों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कुसमी क्षेत्र जो है वो पहाड़ी इलाका है, इसके वजह से भी हमारे यहाँ ठंड ज़्यादा होती है। मीडिया के माध्यम से लोगों ने नगर पंचायत कुसमी में संबंधित अधिकारी कर्मचारी से निवेदन किया कि कम से कम बस स्टैंड और मोहल्ले चौराहे गली में लकड़ी के अलाव का बंदोबस्त कर दें, जिससे नगर के लोगों को ठंड से कुछ राहत मिल सके। मैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद सैफ अली है। मैं वार्ड क्रमांक 9 नगर पंचायत कुसमी का रहने वाला। हमारा जो क्षेत्र है नगर पंचायत कुसमी वो अधिकतर जंगली और पहाड़ी इलाका में आया जाता है, जिससे हमारे यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे नगर पंचायत के जो शासन प्रशासन के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उसके द्वारा चौक चौराहों पर ठंड से बचाव के लिए आग की व्यवस्था की जाए, जिससे हमारे क्षेत्र में मौतें भी कम हों और इंसानों को इसकी लाभ प्राप्त हो। लगातार कुशी में ठंड बढ़ गया है, देखने को मिल रहा है। तो इस विषय में क्या बोलना रहेगा आपका कि किस तरह से ठंड का सामना कर रहे हैं आप लोग? देखिए, दरअसल बात ऐसा है, ठंडा तो बढ़ा हुआ है, 6 डिग्री माइनस में चल रहा है जी। और कुसमी में हर चौक चौराहा में जी लोग आगी जला के जी ठंडा का मजा ले रहे हैं। और नगर पंचायत से निवेदन है कि हर घर में कम से कम आग का व्यवस्था बना दें, हर घर में लकड़ी का व्यवस्था बना दें, क्योंकि कोई आज के डेट में लकड़ी नहीं ले रहा है, सबके पास गैस है। तो नगर पंचायत को एक फर्ज बनता है कि सारा घर में लकड़ी व्यवस्था बना करके आग जलवाए। ये मेरा कहना है। धन्यवाद। ठंड तो बहुत काफ़ी बढ़ गया है जी, को छोटा कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है जी जी, है ना। तो यहाँ पे जो है सो नगर पंचायत के तरफ से हम लोग को लकड़ी वकड़ी का भी सुविधा नहीं होता है जी। नगर पंचायत से एक दरखास्त है हमारा कि वो लकड़ी का जो चौक चौराहे पे इंतजाम करे, जिससे लोगों को ठंड का सामना ज़्यादा ना करना पड़े जी। धन्यवाद। कंबल बैंक का कलेक्टर ने अपनी धर्मपत्नी के साथ फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। कड़ाके की ठंड में अस्पताल के निकट बस स्टैंड के सराय में रात्रि बिताते हैं। उनके कष्टों को हम सभी समझ सकते हैं। उसी को देखते हुए झाबुआ कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जिला चिकित्सालय एवं बस स्टेशन झाबुआ में रोटरी क्लब, रेड क्रॉस सोसाइटी और नगरपालिका झाबुआ के जनसहयोग से कंबल बैंक का शुभारंभ किया है। खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्री तथा आगर मालवा जिला प्रभारी मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया का प्रभारी मंत्री बनने के बाद आगर जिला मुख्यालय का पहला दौरा हुआ। उनका रेस्ट हाउस सहित नगर में कई स्थान पर स्वागत किया गया। श्रीमती राजे ने कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर एवं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पहले से पूरी सावधानी रखते हुए इससे बचाव के लिए उपायों को अमल करना होगा। अब हम तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह तैयार हैं। ये बात प्रभारी मंत्री श्रीमती सिंधिया ने सोमवार को जिला चिकित्सालय आगर में कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर कही कि आगर ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया था अपने पेशेंट्स को, और इतनी अच्छी सुविधा और इतने अच्छे व्यवस्था थी कि राजगढ़ से लोग आ रहे थे, देवास से लोग आ रहे थे, शाहजहाँपुर से आ रहे थे। तो मैं जस्ट देखना चाह रही थी कि अब जब कहा जाता है कि तीसरी लहर के लिए हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए, जब भी आ सके, कभी भी आ सके, तो इसीलिए मैं आई थी देखने के लिए कि इनकी जो व्यवस्था थी पिछले अप्रैल मई में और आज की तारीख में क्या है, और आईसीयू बेड्स कितने हैं, कितना ऑक्सीजन है। कहा गया था कि प्रधानमंत्री केयर से अपना ऑक्सीजन प्लांट तो आ गया है,
बहुत ही अच्छा, उसकी बहुत ही अच्छी गुणवत्ता है। 96 के ऊपर इसका लेवल है, मतलब कि इसकी प्योरिटी लेवल 96 पे है। 90 से नीचे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, 96 पे है। तो दूसरा प्लांट मैं पूछ रही थी अभी कि एक दूसरा प्लांट भी लगना तो चाहिए, तो वो कह रहे थे कि वो अब स्टेट गवर्नमेंट से वो मांगने की बात आ रही है। तो वो मेरा काम होगा क्योंकि मैं प्रभारी हूँ यहाँ की, तो कलेक्टर साहब लिखकर मैं आगे उसको बढ़ा दूँगी। और पीकू मतलब बच्चों का भी वार्ड बहुत अच्छा है। अभी मैंने आपका आईसीयू देखा जिसमें नए नए सब उपकरण आ गए, वेंटिलेटर्स भी आ गए, तो सब साफ़ सफाई सब बहुत ही चुस्त दुरुस्त है, तो मैं खुश हूँ। अभी आप बता रहे हैं जिस तरह व्यवस्थाएं हैं, बाकी यहाँ पिछले 15 दिन से प्रसूताओं को खाना नहीं मिला था, मरीजों को खाना नहीं मिला था, और उसके बाद जब आप आने लगे उसके एक दिन पहले ही पेमेंट ठेकेदार को हुआ और खाना फिर से चालू हुआ कल से। इसके अलावा जिला अस्पताल में जितने डॉक्टर्स हैं वो जर्नलिस्ट को यहाँ आने नहीं देते। यहाँ की जो व्यवस्था है वो समाज में या बाहर लाने नहीं देते, उन्हें रोकते या कहते हैं परमिशन लेके आइए। अगर आप अमेरिका या यूरोप में हो न, तो किसी को भी अलाउड नहीं है। तो आपको थोड़ा सा मानवीय आधार पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे हमें अलाउड है, कहाँ अलाउड है। तो मैं भी इस पे गौर अगर करती हूँ, तो जैसे आईसीयू में आज सब लोग आ गए तो कहना पड़ा मुझे कि जूते निकालने हैं। कहीं और आप देखोगे ना, आईसीयू में किसी को भी अलाउ नहीं है, निरीक्षण के लिए भी। तो अब ये इंडिया होने के नाते थोड़ा हम लोगों को अब कोविड के बाद थोड़ी सी परेशानियां और उठानी पड़ेंगी, क्योंकि कोविड जैसा लहर और उसके बाद जो ओमिक्रॉन का लहर आ रहा है और डेल्टा वेरिएंट का लहर है, इसमें हम लोगों को और सख्ती और अपना केयर करना पड़ेगा अपने आप का, तो बेटर है। इंदरगढ़ थाने के कंजर डेरा पर छापा मारकर जबरदस्त कार्यवाही की गई। थाना इंदरगढ़ पुलिस ने कंजर डेरे पर छापा मारा। 2 आरोपियों से 1200 लीटर कच्ची शराब पकड़ी और 60 ड्रम लहान तथा 1400 लीटर शराब नष्ट की। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय तृतीय श्री अमन सिंह राठौर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कमल मौर्य तथा एसडीओपी महोदय सेवड़ा श्री उपेंद्र कुमार दीक्षित के कुशल मार्गदर्शन में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए थाना इंदरगढ़ पुलिस ने लांच तथा अतुरेटा पुलिस के साथ कंजर डेरा भांडेर रोड इंदरगढ़ पर दल बल के साथ दबिश थी। आज कंजर डेरा पर जो कार्रवाई की गई है किस प्रकार की है, क्या क्या इसमें जब्त हुआ है? आज क्या है कि चूंकि पंचायत चुनाव नज़दीक हैं, पंचायत चुनाव को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार भांडेर रोड कंजर डेरा पर मेरे थाना इंदरगढ़ का फोर्स और थाना थरेड के थाना प्रभारी भान सिंह सिसोदिया, मैं बल के एवं थाना लांच की थाना प्रभारी नंदिनी शर्मा, मैं अपने बल के एक साथ हम लोगों द्वारा भांडेर रोड कंजर डेरा पर दबिश दी गई। तो वहाँ पर सुरेंद्र कंजर और गणेश देव कंजर को हम लोग पकड़ा मौके पर, और वहाँ जब जाके देखा, तलाशी ली गई, तो ज़मीन में गड़ी हुई करीब 13-14 ड्रम शराब के जेसीबी मशीन से खुदवा कर निकलवाए, जिसमें करीब 1200 लीटर शराब हमने 6 ड्रमों में जब्त की। बाकी 7 ड्रम निकालने में जेसीबी से नष्ट हो गए, तो 7 ड्रम की करीब 1400 लीटर शराब मौके पर ही नष्ट हो गई थी। और जो शराब बनाने के उपकरण थे, 2 बड़ी भट्टियां और उसके बड़े ढक्कन जब्त किए गए मौके से, एवं लगभग 60 ड्रम लाहन जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए होती है, वो लाहन मौके पर नष्ट किया गया। और इन 2 गिरफ्तार कंजर जो मौके से पकड़े, उनके विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। कुल कितनी लागत होगी सारी चीज़ों मिलाकर? ये टोटल मिला के होना चाहिए लगभग 12 से 15 लाख रुपए का उनका जो कारोबार था वो था। 60 ड्रम करीब लाहन के भरे हुए थे जो नष्ट किए गए, और जो शराब 7 ड्रम शराब के निकालने में नष्ट हुए हैं। 6 ड्रम 1200 लीटर हमारे द्वारा जब्त किए गए। सर, ये कार्रवाई आज की गई है कि और भी की जाएगी? ये लगातार की जाएगी। पंचायत चुनाव नज़दीक हैं, और इसके अलावा भी जब भी अवैध शराब बनाने की और बेचने की सूचना प्राप्त होगी, लगातार इस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी।
सपा बसपा कांग्रेस नेताओं ने ठगा है मुसलमानों को। शौकत अली एआईएमआईएम पार्टी शाहीन रजा की अगुवाई में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें एआईएमआई की पार्टी के वरिष्ठ सदस्यगण शौकत अली, माजिद हुसैन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां मुलायम सिंह द्वारा बरेली को उत्तराखंड की राजधानी बनने से रोका गया। लॉकडाउन में गरीबों की मदद शाहीन राजा द्वारा की गई। एआईएमआई पार्टी की तरफ से शौकत अली ने अपने विचार रखे, किस तरह मुसलमानों को धोखा देकर बड़ी पार्टियां सत्ता में आई। जख्म होता है लेकिन आप मरते नहीं, लेकिन बाकी रहते हैं। तो वही जख्म हमको समाजवादी ने दिया है और हम मरे तो नहीं लेकिन बाकी हैं। तो लेकिन हम जिंदा रहना चाहते हैं, इसलिए हम ज़्यादा जहरीले के पास नहीं जा सकते। उत्तर प्रदेश की कितनी सुरक्षित सीटों पर एमआईएम के कैंडिडेट उतर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सीटें। अभी आपने जिस कार्यालय का उद्घाटन करा था, जहां से आप एक रोड शो करते हुए यहाँ तक आए, वहाँ पे लगभग 50 से 60 असले वाले मौजूद थे। तो इस कार्यक्रम के लिए असलाधारियों को बुलाने की क्या जरूरत पड़ी, या उनका क्या उद्देश्य था बुलाने का? मैंने तो नहीं बुलाया था। नहीं, जिन्होंने भी ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराया उन्होंने क्यों बुलाया, उनका क्या था? आप उनसे पूछिएगा। तो आपके कार्यक्रम में असले वाले थे, तो आपका जवाब देगा। मेरे पास 2 गन। ये असला संविधान के तौर पर सही था इस कार्यक्रम में असलाधारी यहाँ रहना? ये आप उनसे पूछिए जिन लोगों ने बुलाया था। ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम। आप मुद्दे की बात करिए, असले की बात छोड़िए, आप इलेक्शन की बात करिए। अभी आपने एक अल्फाज अपनी तकरीर में कहा था कि वाल्मीकियों से ज्यादा गए गुजरे मुसलमानों को, तो वाल्मीकियों को आप किस नजरिए देखते हैं? मैंने वाल्मीकि नहीं कहा है, मैंने दलित कहा है। और ये मेरी तरफ से अल्फाज नहीं है, यह सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट है। शौकत साहब, उत्तर प्रदेश में तमाम जो मुस्लिम जमातें हैं वो इत्तेहाद की बात कर रही हैं, तो एमआईएम उस इत्तेहाद से पीछे क्यों हट रहा है? हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमसे तो अभी किसी ने बात नहीं किया है। किससे कोई बात किया हो तो आप बात करिए। सलमान नदवी साहब की एक बैठक हुई थी, उसमें मैं खुद मौजूद था। नहीं, सलमान नदवी साहब से हमारी फ़ोन पे बात हुई है। तो क्या उस मोर्चे के जो इत्तेहाद का मोर्चा चल रहा है, क्या एमआईएम उसके साथ जाएगी? हम काम कर रहे हैं और भी लोगों को ज़मीन पे उतर के काम करना चाहिए। घर में बैठ करके इत्तेहाद नहीं होता, ज़मीन पे उतर करके संगठन पे काम करना चाहिए। आप अपनी ताकत दिखाइए, ऑर्गेनाइजेशन पे काम को। मैं तो 3-3 महीने घर नहीं जा पा रहा हूँ। मैं तो नहीं देख रहा हूँ किसी और प्रदेश अध्यक्ष को कि वो 2 महीने 3 महीने घर ना जा रहा हूँ। मैं तो काम कर रहा हूँ ना ज़मीन पे काम करिए, संगठन पे काम करिए। आप हवा में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे ना, किसी के सहारे आपको इलेक्शन। आप मजबूत रहेंगे तो यकीनन आपकी बात की जाएगी। जैसे अभी आपने अपनी तकरीर में यादव समाज के लिए जहर उगला, क्या यादव किसी को टिकट देंगे? यादव प्रत्याशी आता आपको? कौन सा जहर उगला है सर? अभी आप यादव, आपका जो लफ्ज है जहर का जी, ये आप कौन सा जहर उगला है? मैंने अभी आप उगल रहे थे, वो हमारा रिकॉर्डिंग है। क्या उगला? यादव समाज को जिस तरह से आपने भाषा का इस्तेमाल करा। यादव समाज दूध में पानी मिलाता है, ये मैं कहा हूँ, कहूँगा, कहता रहूंगा। क्योंकि हमारे घरों पे भी यादव समाज दूध लेकर के आता है और वो दूध में पानी मिलाता है। आपके यहाँ भी आता होगा तो वो भी मिलाता होगा। वो कसम खा जाएगा तब भी आप यकीन नहीं करोगे। जैसा कि ओबीसी साहब कहते हैं भाजपा और सपा दागी और अपराधियों को टिकट देती है, क्या आपके यहाँ किसी दागी या अपराधी को टिकट नहीं दिया जाएगा? जब तक कोई सजा याफ्ता नहीं है, जब तक कोई सजा याफ्ता नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर उसको चुनाव लड़ने की इजाज़त देता है तो हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले कि वो इलेक्शन ना लड़े? इस देश का, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री 100 से ज़्यादा उसके ऊपर मुकदमे थे। प्रदेश का सजा याफ्ता तो नहीं थे, वो अदालत ने सजा तो नहीं बोली है। मेरी बात आप पूरी सुन नहीं रहे हैं, आप थोड़ा सा दूसरे टोन में बात कर रहे हैं जी। आप मेरी पूरी बात, मैंने कहा कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे थे, जब वो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है तो जिसके ऊपर 10, 20, 50 मुकदमे हैं तो क्या वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता? जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इजाज़त दे रहा है, संविधान इजाज़त दे रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में एमआईएम का किसी से अलायंस होने जा रहा है? ये वक्त बताएगा, अभी जल्दबाजी में मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमारी कोशिश ये है कि अगर हमसे जिस तरीके से पार्टियों ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे, हम एक शोषित वंचित समाज मोर्चे का गठन करने जा रहे हैं और उस मोर्चे में हम इलाके की जो इलाकाई पार्टियां हैं, भारत के 10-12 पार्टियों को लेकर के हम एक मोर्चा बनाने जा रहे हैं, जिसमें तमाम पिछले समाज और दलित समाज की पार्टियां, हमारी 5-7 पार्टियों से अब तक बात भी हो चुकी है।
तो वो जिस दिन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन हम लोग ऐलान कर देंगे। तो 100 सीट तो हम 303 हमारा मोर्चा लड़ेगा। आपके बरेली आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बरेली हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 6 तारीख को आ रहे हैं और बरेली तो मैं आते रहता हूँ। इसके वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धमतरी जिले के ग्रामीण इलाकों को शहरों से जोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना द्वारा मगलोड एवं कुरूद क्षेत्र के बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण व मरम्मत का कार्य करा रहे हैं, जिससे कि आम जनता को मूलभूत सुविधाओं का सही ढंग से लाभ मिल सके। लेकिन इसी के विपरीत मेघा से खेरजिटी मार्ग, जिसकी लंबाई महज 4 किलोमीटर की है, जो कि पिछले 1 वर्ष से जर्जर हो चुकी है। लेकिन विभाग के द्वारा ना तो गड्ढों को भरने के लिए मुरम की व्यवस्था की गई और ना ही सड़क निर्माण की कोई पहल की गई, जिसमें सूत्रों से पता चला है कि यहाँ साल भर के भीतर 2 दिन में 3 लोगों की दुर्घटना होने से जान जा चुकी है। अर्जुन कश्यप खैरजिटी ग्राम पंचायत, इसमें खैरजिटी से मेघा जाने के रास्ता में बहुत समस्या है और इतने गड्ढा है कि गाड़ी मोटर बहुत मतलब चल नहीं पा रहा है। इसमें कई हादसा हुआ है, इसमें लगभग 2-3 का मृत्यु हो गया है इसमें कर्मचारी। और तो बारिश में तो फिर गड्ढे जांग भर रहते हैं यहाँ, और अभी आकर देखिए यहाँ है और समस्या बहुत बड़ी है। ठीक। मेरा नाम अजीत है, अजीत कुमार जांगड़े। मैं नयापारा से यहाँ लगभग 2 वर्षों से सामान अपना किराना का सामान का वो मतलब अपना दुकान है। तो यहाँ जो व्यापारी हैं उनके पास सामान हर हफ्ता 1 हफ्ते में 1 बार सामान छोड़ने के लिए आते हैं। लेकिन 2 साल हो गया, ये जो खैरजिटी से मेघा आरोड होते हुए जो मेघा रोड जाता है वो अभी तक रोड जैसा है वैसा ही है। हम लोगों को अभी तो खैर थोड़ा बहुत उतना ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन जब बरसात आती है तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। गिनती नहीं बता सकते सर, अगर आप चाहोगे ना तो आप गिन कर देख लो, बहुत हद से ज़्यादा गड्ढा है यहाँ पर। मैं पहले बता रहा हूँ भाई, घटना होना ही होना है सर, क्योंकि ना गड्ढे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ना ये गड्ढे को देखकर ही ये गड्ढे ही ना दुर्घटना को संकेत दे रहे हैं। पहले भागलपुर पुलिस ने नशे के धंधे में संलिप्त कई लोगों को गिरफ्तार किया। नए साल में पार्टी मनाने की तैयारी कर रहे थे। भागलपुर जिले में स्मैक का कारोबार चरम सीमा पर चल रहा है और इसका नेटवर्क कॉलेज के छात्रों तक फैला है। दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुबह सवेरा और तिलका मांझी थाना पुलिस ने अन्य जगह पर छापेमारी कर 750 ग्राम गांजे के साथ 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक में से सबोर कॉलेज 12वीं के छात्र गौतम माफिया, मारवाड़ी कॉलेज के छात्र पंकज शाह, मच्छरदानी का काम करने वाले मोहम्मद अतहर, मोहम्मद तनवीर शामिल हैं। कुल 750 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई है। कहाँ से लगाया है? ये वेस्ट बंगाल का एक एरिया है डालकोला, जहाँ से ये लेके आते हैं। इसमें ये माफिया जो है, ये गुलाम आलम है, ये लेके आता है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने जो भी लोग हैं जो सप्लाई करते हैं नीचे और सभी लोगों को। सर, ये भागलपुर के कई क्षेत्रों में फैला है। देखा जाए तो पिछले बार भी लोग गिरफ्तार हुए थे, कुछ युवक गिरफ्तार हुए थे। आगे भी छापेमारी होगी सर? छापेमारी हर क्षेत्र में जहाँ पे भी हमें सूचना मिलती है और जहाँ पे भी हमें ये पता लगता है कि वहाँ पे होने की संभावना है, हम वहाँ पे लगातार छापामारी करती है। पुलिस टीम इसमें
विभिन्न टाइम में हम देखा होगा आप लोगों ने कि हमने इसमें काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके ब्राउन शुगर के साथ साथ में भी गांजा में भी हम लोग काफ़ी अच्छा रिकवरी किए हैं और शराब में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी की हैं हाल फिलहाल के दिनों में। गिरफ्तार लोगों से सर क्या कुछ ऐसी जानकारी सामने आई कि कॉलेज तक भी ये चीज़ जो है सप्लाई किया जा रहा था? अभी जांच पड़ताल जारी है, तो उसमें ये चीज़ जो जिस लोगों को ये लोग सप्लाई करते हैं उन पे हम सब एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज बना के उसमें हम कार्रवाई करेंगे आगे भी। देखा जाए अभी तक कोई ऐसा कनेक्शन सामने नहीं आया है। जी। कितने लोगों की गिरफ्तारी सर? क्या इस चीज़ से अंदेशा लगाया जा सकता है कि एक जाल जो है फैला हुआ है भागलपुर शहर में? एक नेटवर्क होता है, ये लोग आपस में एक नेटवर्क बनाते हैं जिसमें एक दूसरे को सप्लाई करते हैं। तो उस जितने भी नेटवर्क होता है उसमें कुछ लोग होते हैं जो सम्मिलित होते हैं, जिन हम नियमित तौर पे जिनके ऊपर छापामारी हम करते रहते हैं, जो गिरफ्तारी होती रहती है उनकी। कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा उजागर, पिछड़ा वर्ग को षड्यंत्र कर पीछे धकेलने का प्रयास किया गया। बांद्री कांग्रेस पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को शिवराज सिंह सरकार द्वारा दिए गए 27% आरक्षण को रोक लगवाए जाने के खिलाफ सोमवार को नगर बांद्री में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित पिछड़ा वर्ग के लोगों में जन आक्रोश दिखा। हुआ है ये किसके हुआ है? ये कांग्रेस के विरोध में हम लोगों ने पुतला दहन किया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल के कार्यकर्ताओं ने, चूँकि अभी पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और पंचायत के जो चुनाव हैं, कांग्रेस पंचायत के चुनाव निरस्त कराना चाहती थी। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव निरस्त नहीं किए तो उन्होंने गलत तर्क कांग्रेस के वकीलों द्वारा रखा गया, जिससे हमारे पिछड़े वर्ग को जो लाभ मिल रहा था वो लाभ उनको लाभ को वंचित किया गया। इसके लिए हम कांग्रेस के सभी लोगों को उनके इस जो गलत नीतियों उन्होंने चालू की हैं, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और कांग्रेस तो बरहमेश पिछड़ों के खिलाफ रही है, कभी पिछड़ों के महापुरुषों को आगे नहीं आने दिया और बरहमेश पिछड़ों के विपरीत काम किया है। और आज भी उसी मानसिकता से कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं। आपके मंत्री भूपेंद्र भैया जो लगातार पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी उनके साथ हैं, सभी पिछड़ी जातियों के, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी पिछड़ी जाति से आते हैं, तो हम सब पिछड़ी जातियों के अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस को इसका मुंहतोड़ जवाब हम देंगे। भैया हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई है, हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई है उसके लिए सरकार क्या कर रही है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पिछड़ा वर्ग, चूँकि कांग्रेस के वकीलों द्वारा गलत परिभाषा उसने इस्तेमाल, कोई महाराष्ट्र का कोई प्रकरण था, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अलग अलग है। मध्य प्रदेश में चूँकि 66% पिछड़ी जातियाँ आती हैं, महाराष्ट्र की तर्ज पर उनने गलत वो रखा अपना पक्ष। इससे हमारे यहाँ के पिछड़े वर्ग के लोगों को जो लाभ मिल रहा था उस लाभ से वंचित हुए सभी पिछड़ी जातियाँ। इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। आने वाले समय में कांग्रेस को साफ करने का काम करेंगे। साहिबगंज जिले के राजमहल विधायक अनंत ओझा ने सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वर्तमान सरकार की नियोजन नीति, युवाओं के रोजगार एवं अनुबंध कर्मी का मामला सदन में कार्यस्थगन के माध्यम से उठाया, जिसको विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को पढ़कर सुनाया एवं विधायक ने सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वर्तमान राज्य सरकार नियोजन नीति के साथ खिलवाड़ कर रही है। जहां यूपीए गठबंधन वाली सरकार ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को राज्य में नियोजन करने की बात करती थी, परंतु इसके विपरीत हाल ही में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति नियमावली में किए गए संशोधन यथा मगही, भोजपुर, अंगिका, मैथिली जैसे बहुसंख्यक क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं को हटाकर अभ्यर्थी को राज्य के विकास की मुख्य धारा से अलग थलग रखने का प्रयास कर रही है। विधानसभा के माध्यम से हमने विधानसभा के अंदर एक कार्यसूची प्रस्ताव लाया था और अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार के पास यह आग्रह करने के लिए कि सदन के अंदर सरकार ने जिस प्रकार से जेपीएससी में हुए घपले घोटाले पर सदन का भी ये सरकार अवमानना करने को तैयार है। सदन के अंदर सरकार के मंत्री उत्तर देते हैं कि ग्रामीण स्वच्छता विभाग में जो कार्यरत संविदा कर्मी है वो संविदा कर्मियों को नहीं हटाया जाएगा और पिछले दरवाजे से सरकार के लोग
संविदा कर्मियों को एक एक करके हटाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कपाती ठंड में हमारे पेयजल स्वच्छता ग्रामीण के संविदा कर्मी लगातार आंदोलनरत है और यही स्थिति हर विभागों में, शिक्षा विभाग में है, स्वास्थ्य विभाग में है, सहिया है, पोषण सखियों को नहीं मिल रहा है, इस प्रकार का काम कर रही है। और दुर्भाग्यजनक तरीके से जब सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार अपना जेपीएससी के बारे में जो धांधली हुई है, जो गड़बड़ी हुई है, उसको सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं, सदन के नेता जब अध्यक्ष के आदेश निर्णय से जब खड़ा होते हैं तो कल तक ये सरकार बाहरी भीतरी की बात करती थी, कल तक ये सरकार बाहरी भीतरी की बात करती थी, अब ये सरकार जातीय आधार पर भी बातें करना प्रारंभ हो गई है। और उसको करके नौजवानों के जो मुद्दे थे, जो जेपीएससी में गड़बड़ी घपले घोटाले के जो मुद्दे थे, उससे सरकार पलायन कर रही है। आप सोच सकते हैं कि झारखंड के नौजवानों के साथ, यहाँ के संविदा कर्मियों के साथ, यहाँ के लोकतंत्र की हत्या करने पर ये सरकार किस प्रकार की आमादा है। ये बाहरी भीतरी करके सत्ता में आए और सत्ता मिलते ही गड़बड़ियां करके अपनी गड़बड़ियों को छुपाने के लिए, घपले घोटाले को छुपाने के लिए अभी सदन का नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है, अब वो जातीय हथकंडे अपना करके और इस राज्य के अंदर विभाजनकारी राजनीति को पोषित करने का काम कर रहे हैं। कौन थे इसी को परिभाषित कर दे। कल तक तो कहते थे कि बिहारी लोग आ गया, कल तक तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश के लोग आ गए, कल तक तो कहते थे कि छत्तीसगढ़ के लोग आ गए। जल जंगल जमीन की बात करते थे, आज जंगल लूटे जा रहे हैं, जंगल साफ हो रहे हैं, पानी की मांग करने वाले लोगों को लाठियां मिल रही है। इसीलिए ये सरकार अब पलायन कर रही है। इन्हें न तो नौजवानों की चिंता है। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने ही कहा था 2 साल हो गए, 2 बजे तक आपने कितने लोगों को 7,000 रुपया दिया, कितने लोगों को 5,000 रोजगारी भत्ता दिया, आपने 5 लाख प्रति वर्ष रोजगार देने की बात की थी, कितने लोगों को आपने रोजगार अभी तक दिया। और जो रोजगार निकाला भी, वह रोजगार भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते थे तो कहिएगा कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं, अभ्यर्थी कर रहे हैं। खुद जेपीएससी ने 49 लोगों का रिजल्ट प्रकाशित करके उसको रद्द करने का काम किया। ये घपले बुलेट पर स्मैक बेचने निकले बंटी बबली को ग्रामीणों की मदद से 12.50 ग्राम स्मैक के साथ रानीपुर पुलिस ने दबोचा। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गढ़मीरपुर राव सदर गेट के पास बुलेट पर स्मैक बेचने निकली बंटी बबली की एक जोड़ी को रानीपुर पुलिस ने धर दबोच लिया। सुमननगर चौकी इंचार्ज इंद्र सिंह गड़िया व उनके सहयोगी पुलिसकर्मी संजय तोमर, मुकेश और महिला चेतक पुलिसकर्मी पूजा व हेमलता ने गढ़मीरपुर गश्त के दौरान राव सदर गेट के पास खड़े एक संदिग्ध व्यक्ति को बुलेट सवार युवक युवती जोड़ी से पूछताछ की। ग्रामीणों की मदद से कार्यवाही की गई। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।